अध्याय 12 आजादी की लोक कथाएं। हमने देखा है कि जब फंडामेंटल राइट्स पर सब कमेटी ने अपना काम शुरू किया तो उसके पास के एमरा मुंशी, अंबेडकर और हरनाम सिंह के बनाए ड्राफ्ट थे। उसके पास सर बी एन राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के टी शाह और दूसरों के तैयार किए गए नोट्स भी थे। उसने मुंशी के ड्राफ्ट को अपना वर्किंग डॉक्यूमेंट बनाया और क्लोज दर क्लोज अपनी सिफारिशें बनाना शुरू कर दिया। हमने देखा है कि कैसे फॉर्मूले सब कमेटी से गुजरे, कैसे माइनॉरिटीज पर सिस्टर सब कमेटी के हाथों में उनमें बदलाव हुए, कैसे दोनों की सिफारिशों को फिर पेरेंट एडवाइजरी कमेटी ने जांचा और फाइनल किया। लेकिन यह भी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। एक तरफ मुंशी और दूसरों के जमा किए गए ड्राफ्ट का अपना एक लंबा इतिहास था जो दशकों पुराना था। दूसरी तरफ इन सब कमेटियों और एडवाइजरी कमेटी में चर्चा और वोटिंग राउंड से जो सिफारिशें सामने आईं, आने वाले महीनों में उनमें बदलाव हुए। हमारे लिए यह फायदेमंद होगा कि हम कुछ कदम पीछे जाएं और याद करें कि पिछले दशकों के कुछ डॉक्यूमेंट्स ने इस सवाल पर क्या नतीजा निकाला था और फिर एडवाइजरी कमेटी के हटने के बाद उसकी सिफारिशों का रास्ता देखें। 1945 की एक कमेटी जिन अधिकारों की लिस्ट पर हमने विचार किया है वे 1946 में एक साथ रखी गई थी, लेकिन नवंबर 1944 में नॉन पार्टी कॉन्फ्रेंस की स्टैंडिंग कमेटी ने सामाजिक सवाल को संवैधानिक नजरिए से देखने के लिए एक कमेटी बनाई। सर तेज बहादुर सप्रू को इसका हेड बनना था और इसके सदस्यों को अपॉइंट करना था। कमेटी ने 4 सब कमेटी बनाई थी, एक शेड्यूल्ड कास्ट पर और एक माइनॉरिटीज पर। इन सब कमेटियों ने उन फंडामेंटल राइट्स पर सिफारिशें तैयार की थीं जिनकी गारंटी उन्हें लगता था कि सभी नागरिकों को मिलनी चाहिए, साथ ही उन खास अधिकारों और सुरक्षाओं पर भी जिनकी गारंटी उन्हें लगता था कि शेड्यूल्ड कास्ट और धार्मिक माइनॉरिटीज को मिलनी चाहिए। कमेटी ने 5 फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट बनाई और कहा कि अधिकारों को डिटेल में बनाने का काम उस बॉडी पर छोड़ देना सबसे अच्छा है जो संविधान बनाने के लिए बनेगी। ये अधिकार जिन्हें हम संविधान के पार्ट 5I को देखते ही तुरंत पहचान लेंगे, ये थे: ए. व्यक्ति की आज़ादी, बी. प्रेस और संगठन बनाने की आज़ादी, सी. जन्म, धर्म, रंग, जाति या पंथ के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी नागरिकों के लिए नागरिकता के बराबर अधिकार, डी. पूरी धार्मिक सहनशीलता जिसमें धार्मिक विश्वासों, रीति रिवाजों और संस्थाओं में दखल न देना शामिल है, ई. सभी समुदायों की भाषा और संस्कृति की सुरक्षा। कमेटी इनमें से कुछ अधिकारों को बनाने में थोड़ी ज्यादा ही आगे बढ़ गई, खासकर वे जो हालांकि कमेटी का मुख्य मकसद एक और स्कीम बनाना था जो जिन्ना को पाकिस्तान की मांग पर जोर देने से रोक सके। इनमें से पहला अधिकार सरकारी नौकरी के लिए समान अवसर, सरकारी नौकरी में भेदभाव न करना और पूजा की आज़ादी का अधिकार था। लेकिन ये भी मिल सकते हैं और सैप्रो कमेटी ने कम से कम क्वीन विक्टोरिया के ऐलान तक इनका पालन किया। असल में 1858 से जब क्राउन ने देश का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में लिया था तब से कानून क्या था? क्वीन विक्टोरिया के ऐलान में कहा गया था, हम इसे अपनी शाही इच्छा और खुशी मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को उसके धार्मिक विश्वासों या रीति रिवाजों की वजह से किसी भी तरह से दबाया या सताया नहीं जाएगा, बल्कि सभी को कानूनों का बराबर और बिना किसी भेदभाव के प्रोटेक्शन मिलेगा। और हम उन सभी लोगों को जिनके पास हमारे अंडर पावर है सख्त आदेश देते हैं कि वे हमारी सबसे ज़्यादा नाराज़गी के बावजूद हमारे किसी भी नागरिक के धार्मिक विश्वासों या पूजा में किसी भी तरह से दखल न दें। और हमारा यह भी इरादा है कि जहाँ तक हो सके हमारे नागरिक चाहे किसी भी जाति या पंथ के हों, अपनी पढ़ाई, काबिलियत और ईमानदारी के हिसाब से हमारी सर्विस में आज़ादी से और बिना किसी भेदभाव के उन कामों को करें जिनके लिए वे काबिल हैं। और सरकारी नौकरी तक बराबर पहुंच का अधिकार देश के कानूनों में शामिल था। इस तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के सेक्शन 298 में यह प्रोविजन था कि हिज मैजेस्टी का कोई भी सब्जेक्ट जो इंडिया में रहता है सिर्फ धर्म, जन्म की जगह, जाति, रंग या इनमें से किसी भी वजह से इंडिया में क्राउन के तहत ऑफिस के लिए एलिजिबल नहीं होगा।
कमेटी ने नॉन रिलीजियस फ्रीडम से जुड़े राइट्स का जिक्र किया था। इसने माइनॉरिटीज पर एक सब कमेटी बनाई थी। इस सब कमेटी ने इन राइट्स को इस तरह बनाया था। 1. भारत में धर्म और विवेक की आज़ादी है। 2. भारत के सभी नागरिकों को पब्लिक या प्राइवेट तौर पर किसी भी विश्वास, धर्म या मान्यता को जाहिर करने और धार्मिक काम करने के मकसद से पब्लिक में इकट्ठा होने का बराबर अधिकार होगा, बशर्ते कि इन अधिकारों का इस्तेमाल कानून या पब्लिक ऑर्डर या नैतिकता का उल्लंघन न करे और दूसरे समुदायों की धार्मिक भावनाओं का पूरा ध्यान रखते हुए किया जाए। 3. सभी नागरिकों को अपने खर्च पर धार्मिक, चैरिटेबल और सामाजिक संस्थाएं, स्कूल और दूसरे एजुकेशनल संस्थाएं बनाने, मैनेज करने और चलाने का अधिकार होगा और उन्हें अपनी भाषा और लिपि, अगर कोई हो, का आज़ादी से इस्तेमाल करने और ऐसे संस्थानों में अपने धर्म का आज़ादी से पालन करने का अधिकार होगा। इस अधिकार के तहत उन्हें आम कानूनों के तहत चल और अचल संपत्ति खरीदने, रखने, ट्रांसफर करने और रखने का अधिकार होगा। 4. सभी नागरिक अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आज़ाद होंगे, बशर्ते कि वे पब्लिक ऑर्डर या नैतिकता का उल्लंघन न करें या दूसरे समुदायों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। 5. किसी भी नागरिक को धर्म बदलने की वजह से उसके पब्लिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। 6. किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, पंथ, रंग या लिंग के आधार पर किसी भी पद या सम्मान के इस्तेमाल में या किसी भी सरकारी पद पर काम करने में कोई कमी या भेदभाव नहीं किया जाएगा। कमेटी ने इन्हें अपनी सिफारिशों के तौर पर मान लिया, यह देखते हुए कि ये आर्टिकल उन चीज़ों से जुड़े हैं जिन्हें वह आम फंडामेंटल राइट्स मानती है। इसके अलावा उसने कहा, कुछ खास अधिकारों की गारंटी के लिए भी नियम होने चाहिए। उसने उन्हें इस तरह लिस्ट किया। 1. राज्य की यह ड्यूटी होगी कि वह माइनॉरिटी के बच्चों को काफ़ी संख्या में शुरुआती पढ़ाई तक उनकी मातृभाषा में शिक्षा दे और जहां यह मुमकिन न हो, राज्य ऐसे इंस्टीट्यूशंस को काफ़ी मदद देगा जो ऐसे माइनॉरिटी की ज़रूरतों को पूरा कर सके। 2. भारत में अपना घर बनाने और बदलने की आज़ादी की गारंटी है जो पब्लिक मोरालिटी और हेल्थ पर निर्भर है। 3. भारत में अपना प्रोफेशन चुनने और खेती, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या किसी और तरह का कोई भी व्यापार या इंडस्ट्री शुरू करने और चलाने की आज़ादी की गारंटी है। कानून द्वारा तय की गई सीमाओं के अलावा किसी को भी इस अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। 4. धार्मिक संस्थानों को एजुकेशनल ग्रांट के लगातार या नए सिरे से दिए जाने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसी ग्रांट जहां तक हो सके पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या के हिसाब से होंगी। यह नियम किसी भी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1985 के सेक्शन 93 के तहत एंग्लो इंडियंस को इस बारे में दी गई गारंटी पर असर नहीं डालेगा। कमेटी ने सिखों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन लिस्ट किए कि जातक मीट पर उनके अधिकार में दखल नहीं दिया जाएगा और कोई भी कानून किसी भी तरह से या किसी भी तरह से उनके कृपाण बनाने, बेचने, रखने या पहनने पर रोक नहीं लगाएगा। एक तरफ कमेटी की लिस्ट में भारत में की जा रही मांगें, जबात का मीट और तलवार का जिक्र और वे भरोसे शामिल थे जिनके बारे में उस समय सोचा गया था कि वे जिन्ना को पाकिस्तान के अपने लक्ष्य से रोकने में मदद कर सकते हैं। दूसरी तरफ लिस्ट में उस समय की कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी कमेटी का नतीजा था कि यह भारत के लिए सही होगा। कमेटी ने एक पैम्फलेट की तरफ ध्यान दिलाया जिसे उसने अलग से पब्लिश किया था और जिसे उसके जॉइंट सेक्रेटरी के संथानम ने लिखा था। इसमें दर्ज किया गया है, इस ग्रंथ में हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में शामिल मौलिक अधिकारों को एकत्र किया है। सोवियत रूस के संयुक्त राज्य 1936, स्विस परिसंघ जून 1921, आयरिश मुक्त राज्य 6 दिसंबर 1921, पोलिश गणराज्य 17 मार्च 1921, जर्मन रीच 11 अगस्त 1919, चेकोस्लोवाकिया 10 सितंबर 1919, बेल्जियम का साम्राज्य 7 फरवरी 1931, जैसा कि 15 अक्टूबर 1921 तक संशोधित किया गया। एस्टोनिया गणराज्य 15 जून 1920 और संयुक्त मैक्सिकन राज्य 31 जनवरी 1917। हमने राष्ट्रसंघ के अल्पसंख्यक अनुबंधों के अर्क भी दिए हैं।
साथ ही राष्ट्र राज्यों और राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के अर्क भी दिए हैं। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकारों के मूल पहलू पर अध्याय 6 अंक 3 पृष्ठ 23। हम इस रिपोर्ट को इस तरह से रेफर करना चाहेंगे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स पर सब कमेटी को यह तय करना था कि राइट्स की लिस्ट को जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट्स और नॉन जस्टिसेबल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बांटा जाना चाहिए या नहीं। सैप्रो कमेटी ने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल लाइनों के अनुसार जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल राइट्स के बीच राइट्स के बंटवारे की भी सिफारिश की थी। आज हमारे पास एक माइनॉरिटीज कमीशन है, इसलिए यह ध्यान देने वाली बात है कि सप्रू कमेटी ने माइनॉरिटीज के मामलों को देखने के लिए एक माइनॉरिटीज कमीशन बनाने की सिफारिश की थी। हालांकि इस पर उसकी बातें उससे बहुत अलग हैं जो हमने कमीशन के बारे में सोचा है। सप्रू और उनके साथियों ने कहा, हमें नहीं लगता कि अगर संविधान सही भावना से काम कर रहा है और अगर माइनॉरिटीज कमीशन सरकार और लेजिस्लेचर के बीच सही रिश्ता बन गया है तो किसी भी झगड़े या विवाद की कोई जरूरत है। दूसरी ओर हमें पूरी उम्मीद है कि माइनॉरिटीज कमीशन यह मानेगा कि उसका पहला काम किसी खास माइनॉरिटी की शिकायतों की जांच करने के बाद सरकार को बताना है। इसकी सिफारिशों से सरकार के काम में मदद मिलनी चाहिए, रुकावट नहीं आनी चाहिए। कमेटी ने कहा कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने अपने प्रस्तावों में यह सोचा था कि माइनॉरिटीज के अधिकारों की गारंटी एक ट्रीटी से दी जाएगी, जिस पर नई भारत सरकार को ब्रिटिश सरकार के साथ साइन करना होगा। जैसा कि हम जानते हैं, अंबेडकर ने आखिरी समय तक ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला था कि वह नई सरकार को ऐसी ट्रीटी के लिए मजबूर करे, लेकिन सप्रू और उनके साथियों ने सर रेजिनाल्ड कोपलैंड की किताब द प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी बात को कंफर्म करते हुए कहा, ऐसी ट्रीटी नए भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मेल नहीं खाएगी। इसकी शर्तों को लागू करना मुश्किल होगा और यह असल में माइनॉरिटीज के हितों की सेवा नहीं करेगी। ऐसे हितों की असली सुरक्षा किसी विदेशी अथॉरिटी में नहीं बल्कि देश के कानून में ही मिल सकती है। कमेटी ने कहा, हम सलाह देते हैं कि माइनॉरिटीज को उनके पॉलिटिकल, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के संबंध में पूरी और पर्याप्त सुरक्षा मिलनी चाहिए। हमें उन्हें खुद को भारत का एक अभिन्न हिस्सा मानने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। यह सच में एक दुर्भाग्य होगा अगर माइनॉरिटी पुराने अलगाव की याद को जिंदा रखें और अपने अधिकारों पर बेवजह जोर दें, जबकि अपने कर्तव्यों पर कम जोर दें। इंटरनेशनल लॉ के एक महान जानकार डॉ. W.E. हॉल ने इंटरनेशनल लॉ पर अपनी किताब में कहा है, शांति समझौतों में माइनॉरिटी के अधिकारों पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है और जिन देशों के वे सदस्य हैं उनके प्रति उनके कर्तव्यों पर उतना जोर नहीं दिया गया। लेकिन लीग ऑफ नेशंस के तीसरे सेशन में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें नस्लीय, धार्मिक या भाषाई माइनॉरिटी से जुड़े लोगों से अपने साथी नागरिकों के साथ वफादारी से सहयोग करने की अपील की गई। बेशक माइनॉरिटीज के लिए सलाह हमारे कानों को अजीब लग सकती है, लेकिन जो कोई भी हमारे संविधान के पार्ट II को देखेगा उसे तुरंत सप्रो कमेटी के फॉर्मूले में संविधान में लिस्टेड अधिकारों की वही परंपरा दिखेगी जो आज हमारे पास है। 1931 का रेजोल्यूशन, लेकिन यह भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स में से आखिरी था। उदाहरण के लिए 1931 में कराची में कांग्रेस के सेशन में पास किए गए रेजोल्यूशन पर गौर करें। इसमें कहा गया था कि लोगों के शोषण को खत्म करने के लिए पॉलिटिकल आज़ादी में उन लाखों लोगों के लिए असली इकोनॉमिक आज़ादी शामिल होनी चाहिए जो भूखे मर रहे हैं, और यह तय किया गया था कि कोई भी संविधान जिस पर उसकी तरफ से सहमति हो सकती है वह स्वराज सरकार को ये चीज़ें देने में मदद करेगा या करने देगा। 1. लोगों के फंडामेंटल राइट्स, जिनमें शामिल हैं A. एसोसिएशन और असेंबली की आज़ादी, B. स्पीच और प्रेस की आज़ादी, C. पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के तहत ज़मीर की आज़ादी और धर्म को आज़ादी से मानने और प्रैक्टिस करने की आज़ादी, D. माइनॉरिटीज़ की संस्कृति, भाषा और रीति रिवाजों की सुरक्षा, I. सभी नागरिकों के बराबर अधिकार और जिम्मेदारियां बिना किसी लिंग के आधार पर रोक के, F.
किसी भी नागरिक के साथ पब्लिक ऑफिस, पावर या सम्मान वाले ऑफिस में और किसी भी काम या पेशे में उसके धर्म, जाति या पंथ या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जी, सभी नागरिकों के लिए पब्लिक नौकरी और सड़कों, कुओं, स्कूलों और दूसरी पब्लिक जगहों तक पहुंच के मामले में बराबर अधिकार। एच, इस बारे में नियमों और रिजर्वेशन के तहत हथियार रखने और रखने का अधिकार। आई, किसी को भी उसकी आज़ादी से दूर नहीं किया जाएगा, न ही उसके घर या प्रॉपर्टी में कानून के मुताबिक ही घुसा जाएगा, जब्त किया जाएगा या जब्त किया जाएगा। तो राज्य द्वारा धार्मिक रूप से निष्पक्ष रहना। तो उन्हें बड़ों को वोट देने का अधिकार। 4, मुफ्त प्राइमरी शिक्षा। 5, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए गुजारे लायक मजदूरी, काम के सीमित घंटे, काम की साफ सुथरी हालत और बुढ़ापे, बीमारी और बेरोजगारी के आर्थिक असर से सुरक्षा। चाहे मजदूर गुलामी या गुलामी के हालात से आज़ाद होंगे। 7, महिला मजदूरों की सुरक्षा और खास तौर पर मैटरनिटी लीव का पूरा इंतजाम। 8, फैक्ट्रियों में स्कूल जाने की उम्र के बच्चों को काम पर रखने पर रोक। 9, मजदूरों का यह अधिकार कि उनके हितों की रक्षा सही तरीके से हो ताकि झगड़ों को आर्बिट्रेशन के जरिए सुलझाया जा सके। 10, किसानों के किराए या रेवेन्यू में काफ़ी कमी और अनइकोनॉमिक प्रॉपर्टीज के मामले में किराए से छूट, अगर ज़रूरत हो तो ऐसी कमी के कारण छोटे ज़मीन मालिकों को राहत। ओली 11, तय मिनिमम से ज़्यादा खेती की इनकम पर प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स लगाना। 12, धीरे धीरे इनहेरिटेंस टैक्स। 13, मिलिट्री खर्च को कम से कम उसके मौजूदा लेवल से आधा कर देना चाहिए। 14, सिविल डिपार्टमेंट में खर्च और सैलरी को काफ़ी हद तक कम कर देना चाहिए। किसी भी सरकारी कर्मचारी को, खास तौर पर नियुक्त स्पेशलिस्ट और ऐसे ही लोगों को छोड़कर, एक तय रकम से ज़्यादा पेमेंट नहीं किया जाना चाहिए, जो आमतौर पर हर महीने 500 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 15, देश से विदेशी कपड़ा और विदेशी रतालू हटाकर देसी कपड़े की सुरक्षा। 16, नशीले पदार्थों और नशीली चीज़ों पर पूरी तरह रोक। 17, भारत में बनने वाले नमक पर कोई टैक्स नहीं। 18, भारतीय इंडस्ट्रीज की मदद करने और लोगों को राहत देने के लिए एक्सचेंज और करेंसी पॉलिसी पर कंट्रोल। 19, मुख्य इंडस्ट्रीज पर कंट्रोल और मिनरल रिसोर्सेज का मालिकाना हक। 20, मुनाफे पर कंट्रोल, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अंबेडकर का इतिहास का वर्जन। यह प्रोविजंस का बैकग्राउंड है, यह साफ है, यह सबको पता था। अधिकार, प्रस्ताव और रिपोर्ट्स आज़ादी के आंदोलन की आम बातें थीं, और फिर भी सिर्फ एक आदमी ही इसका लेखक नहीं है, उस लेखक का भी अपना वर्जन है कि प्रोविजंस कैसे बने। राज्यसभा में चौथे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर बहस हो रही थी। अंबेडकर ने लोगों, खासकर पंडित नेहरू, जो अगले दिन तक उनके साथी थे और हमारे अतीत की अपनी और भी जानी पहचानी बुराई से शुरुआत की थी, उन्होंने सदन को बताया कि पहले सिर्फ 2 लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स थे, ब्राह्मण और गाय। मुसलमान आए और दोनों के अधिकार छीन लिए, लेकिन उन्होंने भी फंडामेंटल राइट्स नहीं बनाए। अंबेडकर ने कहा, मुसलमानों ने जो किया वह मुसलमानों को खास अधिकार देना था, गैर मुसलमानों को नहीं। उन्होंने कहा कि 1772 से 1935 तक के किसी भी ब्रिटिश कानून ने कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए। अंबेडकर ने कहा, यह 1947 में हुआ, या जब इस देश में स्वराज हकीकत बना, तब फंडामेंटल राइट्स का आइडिया सामने आया। यह हमारा संविधान है जिसने पहली बार फंडामेंटल राइट्स कहे जाने वाले अधिकारों को शामिल किया है। यह बहुत अजीब है कि भले ही विदेशियों ने इस देश पर राज किया हो, खासकर अंग्रेजों ने, किसी ने भी फंडामेंटल राइट्स को लागू करने पर कभी ऐतराज नहीं किया। कांग्रेस 1886 से है। आइए कांग्रेस द्वारा पास किए गए सालाना प्रस्तावों को देखें। उन्होंने कभी फंडामेंटल राइट्स की मांग नहीं की। उत्तर प्रदेश के गोपीनाथ सिंह ने बीच में टोका, क्या आपने 1931 का कराची कांग्रेस का प्रस्ताव पढ़ा है? ठीक है, अंबेडकर ने जवाब दिया, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। उन्होंने कहा था कि जब वे संविधान अपनाएंगे तो उनके पास फंडामेंटल राइट्स होंगे। बेशक उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा था, जैसा कि हमने देखा है कि प्रस्ताव में अधिकारों की एक लिस्ट दी गई थी, लेकिन अंबेडकर के इतिहास के वर्जन के अनुसार
जैसा कि मैं कहता हूँ, यह एक बहुत ही अजीब बात है कि कोई भी भारतीय, और जो भारतीय शुरुआती दिनों में कांग्रेस चलाते थे, वे इंटेलेक्चुअल नहीं थे, वे आम लोग नहीं थे, वे बहुत इंटेलिजेंट थे, वे बहुत अवेयर थे। मेरी जानकारी में उनमें से किसी ने भी किसी फंडामेंटल राइट की मांग नहीं की थी, जिसके लिए लोकमान्य को 6 साल की जेल हुई थी। सिर्फ एक उदाहरण ले, गांधी ने रोलेट एक्ट, सालिग्राम के साथ बोलने की आज़ादी के फंडामेंटल राइट के अलावा क्या किया? लेकिन जब स्वराज आया, अंबेडकर ने आगे कहा, फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई। यह सोचने लायक है कि ऐसा क्यों हुआ। बेशक अलग अलग लोग अलग अलग जवाब देंगे, लेकिन मेरा जवाब बहुत आसान है। मेरा जवाब यह है, ब्रिटिश राज के दौरान भारतीयों ने फंडामेंटल राइट्स की मांग क्यों नहीं की? इसका कारण यह है, हालांकि ब्रिटिश राज के हिस्से के रूप में उनका इंपीरियलिज्म था, इसमें कोई शक नहीं कि इस देश का एडमिनिस्ट्रेशन न्याय, फेयरनेस और अच्छी अंतरात्मा के राज से चलता था। कम से कम उन्होंने इस इंपीरियलिज्म के जारी रहने का सपोर्ट नहीं किया। अंबेडकर ने सदन में कहा, बात यह है कि अंग्रेजों ने इस देश को इस तरह से चलाया कि हर किसी को लगा कि कुछ सुरक्षा है। इसीलिए मेरे हिसाब से इस देश में कोई भी फंडामेंटल राइट्स के लिए आवाज नहीं उठा रहा है। लेकिन जब स्वराज सामने आया तो सभी ने सोचा, कम से कम ज्यादातर माइनॉरिटीज ने सोचा कि पॉलिटिकल पावर मेजॉरिटी के हाथों में जाने की संभावना है, जिसे संविधान में फंडामेंटल मोरालिटी कहा गया है। उनका ऑफिशियल डॉक्ट्रिन क्लास इनइक्वालिटी था। हालांकि इनइक्वालिटी हर समाज में होती है, या जो भी हो, यह इनइक्वालिटी प्रैक्टिस का मामला है। यह कोई ऑफिशियल डॉक्ट्रिन नहीं है, लेकिन इस देश में मेजॉरिटी के साथ इनइक्वालिटी, जैसा कि उनके चिलुरवामा में है, एक ऑफिशियल डॉक्ट्रिन है। दूसरा, उनका कास्ट सिस्टम पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव भेदभाव की तलवार है। नतीजा यह हुआ कि फंडामेंटल राइट्स जरूरी हो गए। संविधान सभा में जो उन्होंने कहा था, उसके उलट अंबेडकर ने अब कहा, मैंने जो पाया, और यह मैं ज्यादातर लोगों से बेहतर जानता हूं क्योंकि मेरा उनसे कुछ कांटेक्ट था, वह यह था कि कांग्रेस पार्टी फंडामेंटल राइट्स में बहुत इंटरेस्ट रखती थी। वे फंडामेंटल राइट्स चाहते थे और उन्हें लगता था कि फंडामेंटल राइट्स इतने जरूरी हैं कि अगर भारत के लोगों के पास ऐसा संविधान होता जिसमें फंडामेंटल राइट्स शामिल नहीं होते, तो वे दुनिया के सामने आ जाते। इसीलिए उन्होंने फंडामेंटल राइट्स की मांग की। दूसरे शब्दों में, सभी झगड़ों और फैसलों को कंधे उचकाकर खारिज कर दिया गया। ठीक है, इस पर मेरी कोई राय नहीं है। किसी ने फंडामेंटल राइट्स की मांग इसलिए नहीं की क्योंकि अंग्रेज देश पर न्याय, बराबरी और अच्छे ज़मीर के हिसाब से राज कर रहे थे। अगर फंडामेंटल राइट्स बनाए गए थे तो इसलिए कि स्वराज के सामने आने से माइनॉरिटीज़ को डर था कि उन्हें मेजॉरिटी द्वारा कुचल दिया जाएगा, जिनका फॉर्मल और न बदलने वाला प्रिंसिपल इनइक्वालिटी था। और कांग्रेस लीडरशिप ने ये कानून सिर्फ इसलिए पास किए ताकि वे दुनिया के सामने न आ जाएं। लेकिन मैं यह नहीं भूलूंगा, जैसा कि इन अधिकारों के लिए दशकों तक लड़ने वाले के लिए स्वाभाविक है, कि मैं उनके इतिहास के वर्जन में भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक के बाद एक आने वाली रिपोर्टों और प्रस्तावों के टेक्स्ट में हूँ और उन लिस्ट में हूँ जिनमें वे अधिकार हैं जो भारतीयों को मिलने चाहिए। और कृपया याद रखें, फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन के पहले के उदाहरण सिर्फ उदाहरणों का कलेक्शन है, संविधान के दूसरे हिस्सों की वंशावली। खासकर जैसा कि हम देखेंगे, खुद स्ट्रक्चर को आसानी से खोजा जा सकता है। यानी क्या कोई व्यक्ति संविधान में जो कुछ भी है उसका लेखक है?